वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू फीवर के दूसरे प्रोग्राम में, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बातें रह गई थी पिछले प्रोग्राम में उसकी तशनगी को आज पूरा करें। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान और तिब की दुनिया का बहुत ही काबिल एहतराम नाम प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक हानानी साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक इंसान जो कि सस्पेक्टेड उसको फ़ीवर हो जाए और डेंगू फीवर सस्पेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डॉक्टर के पास जाएं। अब डॉक्टर्स के लिए मैं चाहूँगा कि जितने हमारे जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली फिजिशियंस, कंसल्टेंट फिजिशियंस जितने हैं, ये बताएं उनको कि उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। हाँ, देखें, डेंगू की तशख़ीस जो है ना, उसके लिए सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस करें। और क्लिनिकल डायग्नोसिस में जैसे कि आपको रूल आउट करना होता है मलेरिया, टाइफॉइड या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, तो उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक जो पैरामीटर हम यूज़ करते हैं वो एक CBC जिसको हम कहते हैं ब्लड का नॉर्मल टेस्ट है, जिसमें ब्लड के नॉर्मल काउंट्स जो है ना चेक किए जाते हैं। और उसमें हमें अलामत मिल जाती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो WBCs जो है ना उनकी तादाद बढ़ जाती है, और अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो WBCs की तादाद या तो नॉर्मल रहती है या कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स जो है वो कम होने शुरू होते हैं। अच्छा, सारे मलेरिया जो है वो हम डायग्नोज डायरेक्ट उसके CBC की रिपोर्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मलेरिया की तशख़ीस हो जाती है वहाँ पर। ठीक है। तो आपने कहा वायरल इन्फेक्शन होगा तो प्लेटलेट काउंट कम होगा जी। तो डेंगू जो है वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन में अगर ये नॉर्मल सी बात है तो तमाम जो वायरल इन्फेक्शंस को डेंगू क्यों समझा जाता है फिर? यही जो है ना वो एक बड़ी मुश्किल है हमारे लिए कि जैसे ही प्लेटलेट कम होते हैं तो लोग समझना शुरू करते हैं कि डेंगू तो नहीं है। तो और वायरल इन्फेक्शंस में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन डेंगू का ये है कि जब डेंगू का सीज़न होता है उस सीज़न में अगर डेंगू के केसेस आने शुरू हो जाते हैं तो उस सीज़न में पर्टिकुलरली इसके ऊपर ज़्यादा निगाह रखनी पड़ती है। और दूसरी अलामात भी होती हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक टॉर्निकेट टेस्ट है। वो टेस्ट जो है वो आमतौर पर तमाम डॉक्टर्स नहीं, ये टॉर्निकेट टेस्ट डिफरेंट है। अच्छा, टॉर्निकेट टेस्ट जो है ना उसके ज़रिए जो है वो भी काफ़ी हद तक आप अपने सस्पिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये वाकई डेंगू हो सकता है। और अगर सस्पेक्ट किया जाता है तो डेंगू के अब स्पेसिफिक टेस्ट्स भी आ गए हैं जो कि डेंगू IgM एंटीबॉडीज़ जो है ना उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। करवाने होंगे जिनका प्लेटलेट काउंट कम है, उनको करवाने होंगे सस्पेक्टेड। अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस करनी है मरीज़ की डायग्नोसिस के हवाले से तो सिर्फ उन लोगों का ही करवाना चाहिए जिसमें कि जो है वो प्लेटलेट कम हो। कितने कम? और दूसरी दीगर अलामत सारी मौजूद, अगर अलामतें भी मौजूद हैं और प्लेटलेट काउंट कम है तो कितने काउंट पे आप? किसी भी काउंट पे अगर ये कि 1 लाख तक भी अगर कम हो गए हैं तो डेंगू का टेस्ट करवाने में हर्ज कोई नहीं है। अच्छी बात है कि अगर आपको एक चीज़ का पता चल जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना शुरू करेंगे। और ये कौन सा टेस्ट है और कितने दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है? ये डेंगू एंटीजन टेस्ट भी अब आ गए हैं और डेंगू एंटीबॉडी IgM के टेस्ट भी हैं, और हाई लेवल ऑफ डेंगू IgG एंटीबॉडी के टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ये जो दो डेंगू एंटीजन और डेंगू IgM एंटीबॉडीज़ जो है ना ये तो बिल्कुल डेफिनेट टेस्ट हैं और ये तकरीबन अब रैपिड टेस्ट की शक्ल में अवेलेबल हैं। तो छोटी छोटी जगहों पर और आम लेबॉर्ट्रीज़ में भी अवेलेबल हैं। और ये आमतौर पर यह कि 5 से 6 दिन के बाद बुखार होने के ये पॉजिटिव होते हैं टेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब चलें, डेंगू फीवर सपोज किसी का कंफर्म हो भी गया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बम अटैक होता है, लोगों के लिए साइकोलॉजिकल शॉक हो जाता है कि डेंगू फीवर हो गया अब तो शायद नहीं। मेरा ये ख्याल है कि ये जो फियर जो है ना ये बिल्कुल एलिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि डेंगू से और ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के अमराज भी होते हैं। और डेंगू के केसेस में 95 to 99% केसेस बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, बगैर किसी प्रॉपर इलाज के ठीक हो जाते हैं। सिर्फ उनको बुखार कंट्रोल करना होता है। क्या होता है इसके इलाज क्या? और बुखार के कंट्रोल करने में भी बड़ी आम सी पैरासीटामोल की गोलियाँ जो है ना उसको हम प्रेफर करते हैं। और 1-2 चीज़ें हम अवॉइड करते हैं कि जैसे कि एस्पिरिन की गोली है जिनमें कि ब्लीडिंग करने की टेंडेंसी होती है, उस किस्म की अद्वियात को अवॉइड करना होता है। और पानी का क्या रोल है? और पानी और मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और इवन ORS भी दिया जाए तो भी अच्छी चीज़ है कि उनके बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की कैफियत हो रही होती है उसको रोका जा सकता है। कितने दिन का होना चाहिए रेस्ट? आम तौर पर चूँकि इसमें जिस्म में दर्द काफ़ी शदीद होता है तो 5 से 7 दिन तक रेस्ट जो है ना वो करना पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करने वाली होती है वो ये होती है कि उस शख्स को जिसको कि सस्पेक्ट किया जा रहा है उसको मच्छर न काटने पाए, वरना उसको जितने मच्छर काटेंगे उनमें वायरस ट्रांसमिट होगा और वो अपने घर में और मोहल्ले में दूसरे लोगों को जो है ना इन्फेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या करें? मच्छरदानी लगा दें? उसके लिए ये चीज़ें होती हैं कि एक तो प्रेफर करते हैं कि मॉस्किटो रिपेलेंट इम्प्रेगनेटेड बेड नेट्स आते हैं। वो बेड नेट्स में बंदा जो है वो सोए
कोशिश ये करें कि पेस्टिसाइड्स के ज़रिए, इंसेक्टिसाइड्स जो है स्प्रे करके तमाम मच्छर जो हैं उनको मार दिया जाए। जहाँ मच्छरों की ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, जहाँ के पानी ठहरता है, घर में पानी ठहरता है, मोहल्ले में पानी ठहरता है, उन तमाम को स्प्रे करके कंट्रोल कर दिया जाए। और जो दूसरे लोग भी हैं, जो घर के लोग हैं, वो मॉस्किटो रिपेलेंट या इवन कड़वा तेल जिसको हम कहते हैं ना, वो तेल भी अगर बॉडी के एक्सपोज पार्ट्स पर लगा देंगे ना तो ये मच्छर नहीं काटने पाएगा। मच्छर ज़्यादा एक्टिव होता है फजर के वक्त में और मगरिब से थोड़ा सा पहले। उन दो अवकात में ख़ास तौर पर जो है ना ये कड़वा तेल या कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट बॉडी के एक्सपोज हिस्सों पे लगा देना चाहिए। और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे जो है वो डेली बेसिस पर करें ताकि मच्छर जो है ना, और न सिर्फ घर में अपने करें बल्कि मोहल्ले वालों को भी बता दें ताकि उस मोहल्ले में भी हो जाए। तो एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स ये सारा बात है कि पॉइजनस हैं। अमूमन नहीं होता है, लोग घर में करते हैं और वहीं बैठे भी रहते हैं। तो मेरे ख्याल में उस वक्त ये बात ज़रूरी है कि वो कमरा बंद करके, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए जो है उसको या घर बंद करके बाहर चले जाएं। बिल्कुल 30 to 45 मिनट्स तक जो है ना वो कमरा अगर बंद कर दें। और आजकल तो बहुत अच्छे काफ़ी सेफ पेस्टिसाइड्स भी अवेलेबल हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, तो वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन खुद वहाँ ना रहें, वहाँ उस कमरे में ना रहें बिल्कुल, ताकि 10 डेंगू तो नहीं हुआ लेकिन कुछ और साथ में जी बिल्कुल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, सोर थ्रोट हो जाता है जी। तो उस जो पेशेंट है उसकी जो है आप टेक केयर बहुत ज़रूरी है कि उसको इंश्योर करें कि मज़ीद मच्छरों से एक्सपोजर ना हो। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि अगर डेंगू के बाद चलें वो सही हो गया तो फिर हमारे यहाँ ये होता है कि लोग परहेज़ बहुत बता देते हैं, ठीक है ना। हर तरह के डॉक्टर्स मौजूद हैं और कुछ हमारे अपने फैमिली में खाला मामू चचा सब डॉक्टर बन जाते हैं कि उसको चावल ना खिलाओ, उसको ये मत खिलाओ, उसको वो बादी है, वो गर्म है, वो ठंडा है। तो किसी तरह का परहेज़ होना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म के परहेज़ की ज़रूरत है। जैसा कि हम लोग आम तौर पर करते हैं कि भी बुखार है तो बुखार में जो है वो आप जूद हज़म ग़िज़ा जो भी आप पसंद करते हैं उसको खाएं, डाइजेस्ट हो जाए, ईजीली डाइजेस्ट हो जाए और नॉर्मल ग़िज़ा रखी जाए। क्योंकि परहेज़ करवाने में हम आम तौर पर जो है ना उनको प्रोटीन डिफिशिएंट कर देते हैं और मेल न्यूट्रिशन का शिकार कर देते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी गोश्त भी खाएं, चावल भी खाएं, दाल भी खाएं, रोटी भी खाएं, सब्जी भी खाएं, फ्रूट भी खाएं, सब कुछ खाएं। बिल्कुल, कोई चीज़ में परहेज़ या बादी या गर्म या ठंडा कुछ नहीं या दरमियाना, ये जो सारे हमने टर्म्स निकाली हुई है ना, ये सारी चीज़ों से इज्तनाब करें। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये तो बात हो गई वो लोग जो कि डेंगू सस्पेक्टेड थे, कन्फर्म हो गए और उनका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। सेल्फ ये बात है कि इसका जितना शोर है उसका इलाज उतना ही आसान है। हाँ। डेंगू कॉम्प्लिकेशंस कैसे होती हैं, क्या वजूहत हो जाती हैं? उससे पहले भी मैं एक बात बता दूं कि चूंकि ये एक हमारा कौमी मसला है तो हमें चाहिए कि डेंगू का जहाँ भी सस्पेक्टेड केस हो, डॉक्टर्स हजरात खुद भी और मरीज़ खुद भी, वो जब कॉल सेंटर का नंबर उनको पता हो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसे कि आपने बताया कि सही दिलाई साहब अभी अनाउंस भी कर देंगे, तो उस कॉल सेंटर पर इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ ये केस हुआ है, ताकि गवर्नमेंट की मशीनरी जो है ना वो हरकत में आ जाए और उस एरिया में वेक्टर कंट्रोल कर दे ताकि उस एरिया में डिजीज़ स्प्रेड न करने पाए। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस का आपका सवाल है तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को होती हैं ये कॉम्प्लिकेशंस। इन कॉम्प्लिकेशंस में सबसे अहम चीज़ जो है वो है ब्लड प्रेशर का गिर जाना। और ब्लड प्रेशर इसलिए गिर जाता है कि खून जो है वो शरियानों से निकल कर बॉडी की बाहर की टिश्यूज़ में जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो है वो ज़्यादातर अमवात वाक़ होती हैं कि ब्लड प्रेशर उनका कम हो जाता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो ब्लीडिंग का होना है, लेकिन ब्लीडिंग आम तौर पर कम होती है और जनरली सेल्फ लिमिटिंग होती है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसलिए उन लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ज़रूरी होता है जिनके के प्लेटलेट काउंट जो है वो 25,000 या 20,000 से कम हो जाएं, ताकि वो हेल्थ सेंटर में मौजूद हों और खुदा न खास्ता उनके प्लेटलेट्स कम हों या उनको ब्लीडिंग की कोई अलामत ज़ाहिर हो, तो उस वक्त जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकें। अब ये बताइए कि ये जो आपने कहा ना कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल, जो कि कॉम्प्लिकेशन है। अब प्लेटलेट काउंट जब गिर रहे होते हैं वहाँ पे लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है बढ़ता चला जाता है। जी जी। और एक प्रेशर आ जाता है डॉक्टर्स पे कि जी आप इसको ब्लड जो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करें। जी हाँ। किस लेवल पे या किस कंडीशन पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने चाहिए? देखें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ईयर जो है ना पाकिस्तान के लिए ही उन्होंने गाइडलाइंस रिवाइज़ की हैं, जिसमें इन्होंने ये कंफर्म किया है इस बात को कि प्लेटलेट देने की ज़रूरत प्लेटलेट काउंट के कम होने के साथ मुंसलिक नहीं की जा सकती।
और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है, और कोई ब्लीडिंग की अलामत हो उस वक्त जो है ना उनको प्लेटलेट या फ्रेश ब्लड देना चाहिए। वरना प्लेटलेट काउंट अगर 5000 पे भी लोगों ने देखा है, क्लिनिशियंस ने ऑब्जर्व किया है कि उनको ब्लीडिंग नहीं होती। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर डेंगू है उनका लोगों का एक्सपीरियंस यही है कि प्लेटलेट की ज़रूरत शाज़ और नादिर ही पेश आती है। अच्छा, इसमें मज़ीद बात करते जी। हैं, ठीक है ना, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्पेशली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कब पेश आती है, और फिर जो हम ज़बरदस्ती प्रेशर राइज़ कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को कि प्लेटलेट लगा दीजिए, वो कितने हद तक जायज़ है। मज़ीद बातें करेंगे, चाह रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।